गोगी भट्ट का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। तीफी भट्ट उसके बारे में मशहूर है कि वो एक मास्टर प्लानर था। प्लानर वो था, फ्रंट पे गोगी था। तो इस तरह इनके मामला चल रहे थे। अब उसमें जब कोई वाकया होता, तीफी ने 3 शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ नामों से बनवा रखे करता था, क्योंकि जब अमीर बालाज कत्ल होता है तो अगले ही दिन फ्लाइट से वो फरार होता है मुल्क से बाहर। तो उसमें तारीफ भट्ट के नाम से जो उसका ID कार्ड था, 3 ID कार्ड, 2 पासपोर्ट बनवाए हुए थे। जिस टाइम पे ये मुल्क से फरार हुए, गोगी भट्ट भी मंजर आम से गायब हो गए। गोगी भट्ट चूंकि फ्रंट में आते थे, तीफी नहीं आते थे। तीफी का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था। दुबई से कराची लेके आया गया, कराची से रहीम यार खान की तरफ लेके आ रहे थे, जहाँ पे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। वो लिखी जाती है और उसमें नाम फिट किए जाते हैं। डेली 3 से 4 लोग मारे जा रहे हैं। सोचा नहीं जा सकता था कि तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। यही होता आया है माजी में। भट्ट बिरादरान के ताल्लुकात जो थे वो नून लीग के आला सतह पर थे। गोगी भट्ट का हाथ था तीफी भट्ट को गिरफ्तार करवाने। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हवा में चल रही है। किसी के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना तो उसके अहले खाना मान रहे हैं, ना पुलिस मान रही है। रियासती ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि हमने किसी को रहने नहीं देना, यहाँ पे कोई गुंडा बदमाश अब रहेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमीर बिलाज कत्ल केस के हवाले से तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला और गोगी भट्ट का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मियाँ आबिद साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह करम जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, 2023 के इलेक्शन थे फरवरी में, और नसीराबाद के इलाके में अमीर बिलाज की तरफ से फायरिंग करवाई गई। ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, उसमें अमीर बालाज फिर गिरफ्तार भी हुआ था। जाहिर है 2 ग्रुपों में एक दरीना दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें उसका दादा कत्ल हो गया, उसका बाप कत्ल हो गया। तो उसमें जो हवारी होते हैं ना, बाज़ दफ़ा आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, जो आपके साथ बैठे हैं वो कहते हैं कि वो जनाब इसकी ऐसी की तैसी। हाँ। तो वो फिर वहां से एक तैश में आया और उसने आके हवाई फायरिंग की और चला गया। लेकिन उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और उसमें वो जेल भी गया, लेकिन बाद में वो रिहा हो गया वहां से। ओके, अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि तीफी भट्ट का कहना है कि उसको कत्ल कराने की साजिश की गई पहले, इससे पहले वो कत्ल होता तो अमीर बिलाज को कत्ल करवा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, इसमें बिल्कुल सच्चाई क्या कह सकते हैं, 200% ठीक है ये बात। उसकी वजह यह है कि दोनों में एक दुश्मनी चल रही है। ठीक है, जब से अमीर बालाज का बाप कत्ल हुआ, टीपू, ठीक है, तो उसके बाद उसकी ख्वाहिश थी कि वो इसको मारे, तीफी को, गोगी को मारे। तो इसके लिए वो प्लानिंग फिर उनकी भी तरफ से भी चल रही थी, उनकी तरफ से भी चल रही थी। तो जिसका दांव लगना था उसने कामयाब होना चाहा। उसमें अब जो गोगी भट्ट हैं वो तो कई दफा मंजरे आम पर आए, बाहर आते थे, लेकिन तीफी ना तो किसी निजी महफिल में जाते थे, ना बाहर मार्केट में जाते थे, ना वो सड़क पे आते थे। इवन एक दफा उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त के बेटे की शादी थी, तो उसने कहा कि जी आपने तो लाजमी आना है। उसने कहा नहीं, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। मतलब तीफी भट्ट ना कहीं आते थे और ना जाते थे, घर में ही रहते थे। घर में रहते थे। और उसमें फिर उन्होंने ये किया कि यार मेरे दोस्त का बेटा मेरा भतीजा है, तो उनके नसीराबाद में घर के सामने जो लॉन था, ठीक है, जो खाली प्लाट है या जिसको पार्किंग एरिया आप कह सकते हैं, वहां पे उन्होंने उसकी मार्की बनवाई। अच्छा, वहां पे उस शादी में वो शरीक हुए, क्योंकि वहां पे उनको सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ जो था वो बहुत अच्छी तरह हासिल था। तीफी भट्ट जो है ये कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। जी ऐसा, मैं ना इसमें आज आपको एक नई चीज भी देता हूँ जो पुलिस ने अब तक इसकी तफ्तीश में चीजें निकाली हैं। अच्छा, तीफी भट्ट जो था उसके बारे में मशहूर है कि वो एक मास्टर प्लानर था। ठीक है, कब्जे, मामला, झगड़े, लड़ाइयाँ, गैंगवार और उसमें जो दरीना उनकी दुश्मनी थी, उसमें सारी प्लानिंग जो थी, और उसको कोई नो नहीं करता था। प्लानर वो था, फ्रंट पे गोगी था। तो इस तरह इनके मामला चल रहे थे। अब उसमें जब कोई वाकया होता, कत्ल होता है, इवन एक दफा मीर टीपू जो है उसके 5 गार्ड्स कत्ल हो गए जब वो कचहरी जा रहा था, तो वहां पे हमला हुआ, लेकिन वो खुद उसमें बच गया। तो उसमें तीफी के ऊपर जो सबसे पहली बात थी कि वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आता था, वो था दफा 109 के तहत। ठीक है, यानी खुद मौके पे मौजूद नहीं है, प्लानिंग में शरीक है। तो दफा 109 जो है वो मशावरत की एक दफा होती है कि जी आपके उससे वहां मशवरा होकर मैंने ये काम किया, जो मुल्ज़िम पे लागू होता है। ठीक है, तो उसमें एक वाहिद मिसाल है आपके पूरे पाकिस्तान में
कि जुल्फकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जी उनको 109 के मुकदमे में फांसी हुई थी। और उसके बाद हाँ जो रिवायात हैं वो ये हैं कि उस जज ने वो पेन तोड़ दिया था जब उनके सजाए मौत के ऑर्डर किए। तो उसके बाद ठीक ये है कहा गया था ना इससे पहले 109 में किसी को सजाए मौत हुई है ना बाद में होगी। ठीक तो है एक तो ये वजह थी। दूसरा ये था जो बड़ी खबर है जो अब इन्वेस्टिगेशन से हमारे पास पहुंची है, जी तीफी ने 3 शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ नामों से बनवा रखे थे। 3 शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ नामों से बनवा के मुख्तलिफ रखे नामों से बनवा अच्छा रखे थे। उनमें एक था ख्वाजा तारीफ, गुलशन नहीं ख्वाजा तारीफ बस, बस ठीक है, अच्छा उस नाम से उसका आईडी कार्ड नंबर जारी ठीक है हुआ। फिर उसने कहा कि तारीफ गुलशन के नाम से एक बनाया दूसरा अच्छा कार्ड। तीसरा उसका था तारीफ बट के नाम से। तारीफ बाट के मतलब 3 मुख्तलिफ नामों से बनवाए गए। जी, ये मुख्तलिफ नामों से थे। उससे वो सफ़र भी करता था क्योंकि जब अमीर बलाज कत्ल होता है तो ठीक अगले ही दिन जो दुबई से उसकी फ्लाइट से वो फरार होता है मुल्क से बाहर, जी तो उसमें तारीफ बट के नाम से जो उसका आईडी कार्ड था और जो अच्छा उसके 2 पासपोर्ट भी थे, 3 पासपोर्ट आईडी भी 2 कार्ड, बनाए 2 हुए थे पासपोर्ट बनवाए हुए थे। हम्म तो इस वजह से मतलब वो पूरी 2 चीजें प्लानिंग थी। के साथ ये चीजें की गई थी प्लानिंग के साथ की गई थी, इसी ठीक वजह है से वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। जिस टाइम पे ये मुल्क से फरार हुए और दूसरी जानिब गोगी बट भी मंजर आम से गायब हो गए। जी, उसकी वजह ये है कि गोगी बट चूंकि फ्रंट में आते थे, ठीक है तीफी नहीं आते थे। तीफी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था, ओके जबकि गोगी बट का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था। वो मुल्क से फरार नहीं हो सकता था, इसलिए गोगी ठीक है पाकिस्तान के अंदर ही रुपोश हो गया। हाँ और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो पंजाब में नहीं थे, वो सिंध के किसी इलाके में 1.5 साल तक छुपे रहे। और उसके बाद हमारे कुछ साफी दोस्तों ने और कुछ पुलिस के जो उनके मिलने वाले थे, उनके चाहने वाले, ज़ाहिर है उनका एक असर रसूख था, जी तो उन्होंने उसको बुलाया कि जी आप अमीर बलाज के केस में आप शामिल तफ्तीश हो तो ठीक है आपको मेरिट पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो ठीक जब है सामने आए तो फिर वो हम्म फंस गए क्योंकि तफ्तीशी टीम ने उनको गुनाहगार लिख दिया। गुनाहगार लिखी। अच्छा मैं मियाँ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सब ये कहते हैं कि तीफी बट को दुबई से कराची लेके आया गया और कराची से रहीम यार खान की तरफ लेके आ रहे थे जहाँ पे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि दुबई से लाहौर लेके आए, लाहौर एयरपोर्ट से चुंग जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे रखा गया। ये मामला क्या है, मुझे ये नहीं समझ आई, ये कैसे आप मतलब कैसे? देखिए ऐसा उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि 7-8 माह से जब से सीसीडी का डिपार्टमेंट वजूद में आया है, जी एक ही कहानी है, वो लिखी जाती है और उसमें ठीक नाम है फिट किए जाते हैं। डेली 3 से 4 लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है अब 500 से भी फिगर इनकी क्रॉस कर चुकी है मुबैना मुकाबलों में जो लोग मारे गए। मारे गए, ठीक है। तो उसमें दूसरी तरफ तीफी लाहौर का डॉन था, डॉन एक बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड ठीक का। है, और लाहौर ना सिर्फ पंजाब पाकिस्तान का फेस है। अच्छा एक और चीज़ थी कि सोचा नहीं जा सकता था कि तीफी बट को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही होता आया है माजी में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो 80 के बाद उनकी हुकूमत पंजाब में ख़त्म नहीं हुई। जी वक्तन फ़वक्तन थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है लेकिन उनका असर रसूख भी बरकरार रहा है। तो बट बिरादरान के ताल्लुकात जो थे वो नून लीग के आला सतह पर थे। उस वजह से 109 हुकूमती जो अमायदीन हैं उनके साथ ताल्लुकात और शनाख्ती कार्ड थी, इस वजह से वो गिरफ्त में नहीं आते थे। तो जब ये इनको वहां से लाया गया, अब ये कितना बड़ा डॉन लेके आ रहे हैं तो किसको कहानी सुनाएंगे यार कि जी हम उसको कराची उतर गए, भाई तुम दुबई से लाहौर क्यों नहीं आए। खालिद वरिया डीएसपी जो है पंजाब की तरफ से, जो इंटरपोल के साथ काम करते हैं मिलकर और अपने मुल्जमान पाकिस्तान लाते हैं जी। 400 से ज्यादा मुल्जमान मौजूदा सेटअप में वो इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान ला चुके हैं। 400 से ज्यादा मुल्जमान। अब उसमें कोई एक भी मुल्जिम नहीं है जिसको कराची उतार लिया गया हो। सारे लाहौर में आते हैं, सियालकोट का है, गुजरांवाला का है, पसरूर का है, वियाड़ी का है, नारोवाल का है, सारे लाहौर ही आते हैं, सारे लाहौर आते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको जाके उन्होंने कराची में उतार दिया, क्यों भाई? और दूसरी बात, एक इतना बड़ा डॉन है, आप कराची से लाहौर फ्लाइट नहीं आती, बाई रोड लेके आ रहे हैं, बाई रोड लेके आ रहे हैं। रहीम यार खान कच्चे के इलाके से आप गुजर रहे हैं। आप अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि कोट सब्जल और अहमदपुर लम्मा जो 2 थाने हैं रहीम यार खान के, वो कच्चे के इलाके में है भाई।
अच्छा। और वहां से तो भाई सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी घबरा के गुजरती है, बड़े सिस्टम तरीके से गुजरती हैं। ये एक गाड़ी में लेके आ रहे थे, वाह क्या ठीक है। बात है यार, मजा नहीं आ गया उनकी स्टोरी का। ये अच्छा। तो होता है। ठीक है, मतलब फिर आप मुझे थोड़ा सा इसका बताएं कि कैसे आपको पता लगा कि ये जो है चुंग का ट्रेनिंग सेंटर है और उसके रूम में बैठाया गया? देखिए इसमें ये तीफी बट जो था, ये हाई वैल्यू टारगेट था। जी। अब उसको जब यहाँ पे लेके आते हैं तो उसको किसी थाने में नहीं रखा जाता, ठीक है। उसको चूंग में एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दफ्तर है, ठीक है। जो दहशतगर्दों के साथ निपटते हैं। हमारी ओके। फोर्स है वो, जी। पुलिस से है। हम्म। तो वहां पे एक सोफा जिसपे पिछले यार, अब पुलिस तो हमें ऑन नहीं कर रही ठीक है। कि जी हम तो कराची लेके आए थे, लाहौर तो हम लेके नहीं आए, हम्म। लेकिन वो सोफा पिछले 4-5 साल से वहां पड़ा हुआ है, जो बैठ बैठ के घिस गया, और वहां पे खुरदरा निशान, उसकी तस्वीर जो इन्होंने जारी की। जो अब आपको तीफी बर्ड की तस्वीर थी। वो तस्वीर हाँ। मीडिया को जारी नहीं की गई थी। जो शाम को 7 बजे तस्वीर जारी होती है, ठीक है। वो उनकी फैमिली को की गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली मुसलसल कोशिशों में थी कि किसी तरीके से इनको पुलिस मुकाबले से बचाया जाए। तो उनको इत्मीनान दिलाया गया। ठीक है। अब उन्होंने अपने हवारियों को, जिस ताजिर बिरादरी से, जिन लोगों के साथ उनका ताल्लुक था, उनको पैगाम भिजवा दिया गया कि जी कल सुबह कोर्ट पे पहुंचे, वहां पे तीफी भाट साहब को पेश किया जाएगा। तो वो इत्मीनान में आके सुकून करके बैठ गए। ठीक है। तो यहां से इन्होंने 7 बजे निकले और रहीम बिहार खां, और रात को 3 बजे एक मुकाबला हुआ, उसमें बचा लिया। 5 बजे जो मुकाबला हुआ उसमें मार दिया। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कहा ये भी जा रहा है कि गोगी बट का हाथ था तीफी बट को गिरफ्तार करवाने में। इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे पता लगा कि तीफी बट इस टाइम दुबई में है और इस जगह से उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया मियां साहब? देखें, उसमें मैं आपको अर्ज करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये हवा में चल रही थी। हाँ। लोग अंदाजे लगा रहे थे, अंदाजे लगा रहे किसी के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अब जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है वो ये है कि खालिद वरिया ठीक है। इंटरपोल के साथ राब्ते में, जी। तीफी बट वहां पे गुंडों के साथ राब्ते में, वहां पे एक मीटिंग होती है, उसमें 2 इश्तिहारी गुजरांवाला के खालिद वरिया इंटरपोल के साथ वहां जाते हैं, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए। उस क्लब में उनको तीफी बट मिल जाते हैं। अच्छा। तो वो इंटरपोल को कहते हैं कि ये केस हमने आपको भेजा हुआ है, इसको भी पकड़ना है। तो वहां पे वो गिरफ्तार हो जाते हैं, वहां से गिरफ्तार होते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि दुबई में कुछ लोन भी लिया हुआ था तीफी बट ने और अच्छी खासी वो रकम थी, और जब तक वो लोन वापस ना किया जाए तो जो भी शख्स जिस भी कंट्री का हो उसको जाने नहीं दिया जाता। इसमें ये बात असल उसमें मामला ये है कि तीफी बट को जब इंटरपोल के जरिए खालिद वरिया गिरफ्तार करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं तो शदीद बीमार हूँ। अच्छा। वो कहते हैं ठीक है, आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, क्योंकि दुबई का एक कानून है कि अगर एक बीमार आदमी है और उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो उसको वहां के लिए जाया जाए, ताकि ये ना हो कि पुलिस कस्टडी में वो उसकी कुछ हलाकत हो जाए। वहां तक पहुंचने का जो टाइम गुजरता है, इस दौरान 3 चेक उनके वहां की पुलिस को पेश किए जाते हैं। अच्छा, कि जी इसने हमारे पैसे देने। वो जो टाइम गुजरता है, मतलब तीफी बट इतना, मतलब वो दिमाग इतना शातिर था कि उन्होंने कहा कि इस टाइम के ड्यूरेशन में वो चेक पहुंचा दिए जाए। वो चेक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है। उसमें जब अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां की जो अदालत थी, जो काजी साहब वहां पे बैठे थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये केस कब के हैं। अब दुबई का कानून है कि किसी की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले अगर आपने केस रजिस्टर्ड करा दिया है तो फिर वो वहां से नहीं आ सकेगा। ठीक है। और वो केस फिर पोर्टल पे आ जाता है। उन्होंने कहा कि यार जब इसको पकड़ा गया है इंटरपोल के जरिए, उसके बाद ये चेक पेश हो रहे हैं और अभी तक पोर्टल पे केस फाइल ही नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे रख सकते हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान का मुल्जिम है, पाकिस्तान इसके साथ कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करना चाहता है इसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। इस तरह वो पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा, एक ये भी सुनने में आया कि 2 करोला गाड़ियां थी वाइट कलर की और गोगी बट भी उसमें सवार थे। ये क्या मामला है? उसके बाद गोगी बट के घर में रेड होती है और गोगी बट फरार हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। इसके बारे में बताइए। देखिए, उसमें एक कहानी जो बनाई गई वो ये थी कि 2 गाड़ियां, एक ब्लैक और स्याह कलर की, उन्होंने पुलिस की जो गाड़ी तीफी बट को लेके आ रही थी उसको इंटरसेप्ट किया। ठीक है। क्रॉस फायरिंग हुई,
उसमें जो ड्राइवर कांस्टेबल था पुलिस का, वो जख्मी हो जाता है और वो जो लोग हैं वो तीफी भट्ट को छुड़ा के ले जाते हैं। अब ये पहली एफआईआर थी, इसमें ठीक तीफी है। भट्ट का नाम मेंशन था ठीक कि है 7-8 नामालूम लोग हमारे कांस्टेबल को जख्मी करके उसको छुड़ा के ले गए। जी। अब वहां का ये था कोट सब्जल का थाना। हम्म, अब दूसरा मुकाबला होता है सुबह 5 बजे, वहां पे अच्छा। अहमदपुर लम्मा थाना है, ठीक वहां है। पे जो सीसीडी रहीम यार खान है, हम्म, उसके एक सब इंस्पेक्टर जिब्रान जिराड, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी हम गश्त से वापस आ रहे थे तो 2 गाड़ियां मशकूक नजर आई, हमने उनको रोकने की कोशिश की तो उस दौरान क्रॉस फायरिंग हुई। उस फायरिंग के दौरान मुलजमान हमारा एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ और मुलजमान का एक साथी उनके अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। जी। जब वहां पहुंचे बाकी लोग फरार हो चुके थे हम्म, और उसमें एक मुलजिम जख्मी हालत में पड़ा था। उसके पास ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पड़ी थी, हैंड ग्रेनेड भी पड़े थे और कलाशनकोफ भी पड़ी थी। ठीक है। तो उसको हम अस्पताल ले जाके जाते हैं हम्म, तो वहां तक जाते हुए उसकी डेथ हो जाती है। अब उस एफआईआर में तीफी भट्ट का नाम मेंशन नहीं है। नहीं है। ठीक है। दोनों एफआईआरों में गोगी भट्ट का नाम भी कहीं मेंशन नहीं। ठीक है। हाँ, अब इसको नामजद किया जाएगा वो जो 7-8 नामालूम लोग हैं उसमें उसमें, क्या ठीक पता नहीं है कौन है। हाँ। तो हो सकता है क्योंकि ये इंटरलिंक थे आपस में, एक ही थे, तो फिर गोगी बाटी होगा जो अपने साथियों के साथ उसको छुड़ाने के लिए आया था। तो ये बात की ठीक है। कार्रवाई है। ये बात की कार्रवाई है। ठीक है। अच्छा, गोगी भट्ट के घर रेड होती है और गोगी भट्ट फरार हो जाते हैं, लेकिन अब तक नहीं पता क्या गोगी भट्ट सीसीडी की हिरासत में है या गोगी भट्ट फरार है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सक रहा। इस बारे में मियां साहब बताएं क्या अपडेट है। देखें, उसमें हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हम्म, जिस दिन तीफी मारा गया है, उसी दिन सुबह अलल सुबह जब वो मारा ठीक जाता है तो गोगी के घर रेड होता है। ठीक है। अब पुलिस सोर्सेज ये कहते हैं कि जी वहां हमें गोगी नहीं मिला, हम्म, गोगी रुपोश हो गया है। जैसे 1.5 साल पहले वो रुपोश रहा है, अब भी वो कहीं फरार हो गया। ठीक है। अब ना तो उसके अहले खाना मान रहे हैं ना पुलिस मान रही है, तो इस बारे में हम हतमी राय नहीं दे सकते कि गोगी पुलिस के पास है या खुद रुपोश हुआ है। लेकिन उसमें जो चीजें, जो कहानियां सामने आई हैं, हम्म, आज से 5 दिन पहले मुझे रहीम यार खान से इतला मिलती है ठीक है। कि सर गोगी की फील्डिंग लग गई है। अच्छा। ठीक, मैं लाहौर से उसको काउंटर चेक करता हूँ ठीक है। तो वो कहते हैं और नहीं भाई आप कैसी बात करते हैं, मैं तो इधर लाहौर में हूँ, तो अभी तो कोई नहीं, मामला पेंडिंग हम्म, है। अब जब मामला पेंडिंग की बात करते हैं तो ठीक हम है। फिर उस कहानी का सुराग लगाते हैं कि भाई मामला पेंडिंग क्यों हुआ। हम्म, क्योंकि उसकी वजह यह है, जब रियासत और हुकूमत एक पेज पे है ठीक है। तो वो तय कर चुके हैं कि इन गुंडा अनासर को, गैंगवार के लोगों को, जो क्रिमिनल लोग हैं, इनको खत्म करना है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक सरबराह को मार दिया जाता है तो दूसरे सरबराह को छोड़ दिया जाता है कि भाई अब तू संभाल ले। ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। अब पेंडिंग क्यों हुआ? हम्म, पेंडिंग में हमारी इतलात ये है ठीक है। कि वफाक में बैठी एक आला शख्सियत ने लाहौर की एक बड़ी सियासी शख्सियत को फोन किया। अच्छा। उसने कहा ये हमारे लोग थे, हम्म, आपकी हुकूमत ने यहाँ पे पहला एक गलत इकदाम किया तीफी भट्ट को मारने का, अच्छा। अब आप गोगी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ। तो खुदारा ये ना करें। अब अगली इतला जो है वो हमें कंफर्म नहीं है कि जो पंजाब की बैठी शख्सियत थी उसने वफाक की शख्सियत को क्या पैगाम दिया, लेकिन मामला पेंडिंग जरूर हो गया। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो रियासती जराए हैं वो ये कहते हैं कि हमने किसी को रहने नहीं देना, यहाँ पे कोई गुंडा बदमाश अब रहेगा नहीं। गैंगवार मुकम्मल तौर पे खत्म की जाएगी। जाहिर है जी, इसमें गैंग वार भी खत्म होगी, जो शूटर्स हैं criminals उनको हैं। भी खत्म किया जाएगा, तो तभी जाके एक पुरअमन मुआशरा वजूद में आ सकता है ना। अगर ये लोग एक को मार दें दूसरे को जिंदा रखें तो फिर तो दुकान चलती रहेगी, तो फिर उसमें पुरअमन मुआशरा तो हम नहीं बना सकते। तो जब रियासत और हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हमने इसको पुरअमन बनाना है तो उसमें डिले जरूर हो सकता है। मियां साहब, गोगी भट्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैंने ऐसा ना आपको जो इससे पिछला आपने सवाल किया उसमें काफी हद तक आपको क्लियर कर दिया है कि जब रियासत और हुकूमत ये तय कर चुकी है ठीक है। कि हमने इस पंजाब को, इस लाहौर शहर को महफूज बनाना है, तो फिर क्या एक भाई को मार के दूसरे को हम छोड़ दें कि जा भाई तू संभाल ले और जिस तरह दुकान चलती है तो चला, फिर इस मामला ज्यों का त्यों रहेगा।
आम शहरी तो फिर उसी तरह डिस्टर्ब रहेगा। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बेहतर मुस्तकबिल है। बाकी मेरा खुदा जानता है या हमारी रियासत के हुक्मरान जानते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करना है, लेकिन जो हालात, जो पॉलिसियां सामने नजर आ रही हैं, उसमें ऐसे अनासर की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि बड़े गैंगस्टर्स की जो बड़े नाम हैं अंडरवर्ल्ड के, उनकी सियासतदानों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होती है या कुछ, क्या ये सियासी हिस्सा है, मतलब नहीं, देखिए, कह सकते हैं हम? पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है ना, हम्म, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा फरसूदा निज़ाम है। ठीक है। अब एक एमएनए का इलेक्शन जो है, हम्म, वो 10 से 12 करोड़ रुपए कास्ट आती है। ठीक है। तो कितने लोग होंगे जो हम्म, घर से पैसा लगाएंगे? फिर ये ऐसे लोग होते हैं, ये पैसा प्रोवाइड करते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं। तो इस सिलसिले में अब आप देखें कि जब ये इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वापस आते हैं, तो तीफी भट्ट हम्म, लाहौर के ताजरों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ करते हैं, बहुत बड़ा खाना होता है, हम्म, ठीक। ठीक। और उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि तुमने 50 बंदे, तुमने 100 बंदे, तुमने 20 बंदे, अच्छा, ये लेके मीनारे पाकिस्तान पहुंचना है। और वो ताजिर बिरादरी वहां पे पहुंची थी क्योंकि तीफी भट्ट का हुक्म था, वरना ओके, फिर वो शायद जिंदा ही ना रह पाते। तो इसलिए इन लोगों को जरूरत होती है सियासतदानों की, और सियासतदानों को जरूरत होती है इन लोगों, इन जैसे लोगों की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीफी भट्ट के जो बड़े भाई थे, जब वो उनके जनाजे के पहले आए, उन्होंने विक्ट्री का इस तरह से साइन बनाया, तो ये क्या था, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? यार हसन, ये एक ड्रामेबाजियां हैं। विक्ट्री का ठीक है। निशान बना रहा है, वो बोलते बहुत हम्म, अच्छा है, पढ़े लिखे इंसान है, इसीसोनियन है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ को और उसकी बेटी मरीम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है तोहफा कि दिया। हमारे भाई को मार दिया है। ठीक है। तो विक्ट्री का निशान यही था कि हम ये केस जीतेंगे, हम अच्छा। इसको केस चलाएंगे। हम्म, तो यार अब मरे हैं ये 10 तारीख को, 21 तारीख 11 दिन हो गए, 22 तारीख 12 दिन हो गए। बिल्कुल। कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी, कहाँ गए, क्या विक्ट्री है? हम्म, और जब आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं पा रहे तो बातें करने का क्या फायदा? ये जस्ट ऐसी बातें हैं, कोई इसमें नहीं। बिल्कुल सर। मियाँ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब की कोई अपडेट, अंदर की खबर, कोई ऐसी चीज़, वो बताएं। अंदर की खबर इस हवाले से जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं, उसमें यही चीज़ें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो शनाख्ती कार्ड्स की और पासपोर्ट्स की बात मैंने आपसे की है, ये भी अच्छा, ये लेटेस्ट बात है। बिल्कुल आपने जो की, इसमें ये मुझे बताएं कि तीफी भट्ट ने ये बनवाए थे, हो सकता है गोगी भट्ट ने भी बनवाए हो, ऐसा भी पॉसिबल है? देखें जी, वो तो गोगी जब पकड़ा जाएगा तो चीज़ें सामने आएगी ना। हम्म, अब तीफी के मरने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ना, उससे पहले तो हाँ, नहीं आ रही थी। उसे पहले नहीं पता लगा। जी। तो ये बड़ी। पुलिस की कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। दोस्त तो वो इनके थे, बड़े बिल्कुल पुलिस वाले सही। वहां पे जाके बैठते थे, उनसे ही खाते थे, उनसे ही लेते थे। हम्म, लेकिन जब वक्त आया तो फिर वही लोग इनकारी हो गए, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि ये कौन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ट्रक्का वाले फैमिली को भी खतरा है सीसीडी से, क्या समझते हैं? है। उसमें देखें, अमीर मुसब जो थे वो नामजद मुलजिम थे। बिल्कुल। अब अमीर मुसब जो है वो बेल कन्फर्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। देखें, ताकत का तवाजुन जो है ना, वो हम्म, ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल ठीक है। बड़ा अरसा तीफी ट्रकों वाले ऐसे, ट्रक्का अब वाले, शायद मेरे ख्याल में ट्रकों वाले यहाँ। ठीक है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई खतरा होगा उनको। आप क्या समझते हैं, दोनों फैमिलीज में कोई सेटलमेंट हो जाएगी? ऐसी भी कोशिश की जा रही है? देखें, एहसन, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है हम्म, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं जी। कि यार इनकी आपस में सेटलमेंट होनी चाहिए। यार प्रॉब्लम ये है, दो गैंगस्टर हैं, हम्म, अगर उनकी आपस में सुलह हो जाती तो हम लोग तो फिर मारे गए यार। अगर वही। वो लड़ते हैं हम फिर मारे जाते हैं। मारा जाता है, ऐसा अगर ही। वो मिलते हैं तो फिर दोनों मिलके हमारा गला दबाएंगे। हम्म, भाई, दो भाइयों में लड़ाई होती है। हम्म, अब एक भाई जो है वो हिस्सा बेचना चाहता है, वो ये लोग ले लेते हैं, दूसरा कोई भगा देते हैं। ठीक है। तो आम आदमी की जिंदगी तो फिर टफ हो जाएगी यार।
तो इनकी सुलह की है तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई किस बात की सुलह? आपस में लड़ना है, आपस में लड़ो। आप लोगों ने तो अपने खर्चे पालने के लिए लोगों को जो किराए के लड़के रखे हुए, शूटर रखे हुए, उनको अय्याशियाँ कराने के लिए आप लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हो, आप लोगों से भत्ता लेते हो। हाँ। तो हमें आपकी किस सुलह का क्या फ़ायदा? फिर तो आप मिल के हमें मारोगे। आज एक-एक होके मार रहे हो, फिर इकट्ठे हो जाओगे। इकट्ठे हो गए। तो लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये सुलह की बातें चल रही थी इन दोनों ग्रुप्स की, कैसर बट का क्या रोल था? टिफ़ी बट ने कहा कि मैं अमीर मौसब को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातों से पर्दा उठाना चाहता हूँ। ये क्या बात थी? नहीं, उसमें देखिए मैं समझता हूँ कैसर बट का रोल बड़ा पॉज़िटिव था। ठीक है। कैसर बट ने सुलह की कोशिश की, लेकिन हुँ। कैसर बट मेरी मुलाकात नहीं है आज तक। लेकिन ठीक है। जो इक़दामात उसने उठाए, उससे मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो एक जहांदीदा शख़्स है। उसने अमीर मुसब के साथ मीटिंग के बाद तीफ़ी को ये पैगाम दिया था कि सुलह न करना, क्योंकि सुलह की जाती है दिल साफ़ करके, तो अच्छा। इनके दिल में अभी भी मैल है। तो हाँ, इस वजह से ये मामला लटक गया था और कैसर ठीक है। बट खुद अपनी जान बचा के साइड पे हो गया। खुद तो सुलह करके साइड पे हो। साइड पे हो। एज़ अ क्राइम रिपोर्टर अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो क्रिमिनल लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? अवाम को क्या मैसेज देंगे? देखिए, असल उसमें अवाम को हम मैसेज तब दें जब आपको इंसाफ मिलता। हुँ। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तो अवाम बेचारी तो कर ही कुछ नहीं सकती। अब आप या मैं अगर सड़क पे जा रहे हैं और जी। 4 गुंडे हमें मार देते हैं, तो यार हमारी तो फैमिली उनके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि वो फिर फैमिली को प्रेशर में लाएँगे। एक शख्स मेरी कोई तकरीबन हुँ। 10 साल पहले मुलाकात हुई थी। उसने 18 कत्ल किए थे, 18 कत्ल। अब भी बाहर है, 18 कत्ल करने के बाद अब भी बाहर है। अब भी बाहर है। तो इस मुआशरे में जहाँ ये जुमला मज़ाक का नहीं है कि हुँ। भई ओ तू यार जज कीता है कि वकील कीता है? यार हाँ। ये इस मुल्क का अलमिया है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे जज बिकते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, बिकते भी हैं। पैसे से खरीद सकते हैं सब कुछ। मेरे भाई पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इंसाफ की तवक्को हो, हुँ। तो फिर तो मैं किसी के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊँ कि भई ये गलत है, पकड़ो इसको। तो ये लिहाज़ा यहाँ में मेरा मैसेज यही है कि अपना आप सिक्योर करें, अपने आप को जितना बचा सकते हैं, इस मुल्क में बचा लें। क्योंकि अब तो सूरत-ए-हाल ये है कि एक नौजवान या एक शख्स सुबह रोज़ी-रोटी के लिए घर से बाहर निकलता है, तो ये उम्मीद नहीं होती कि शायद वो वापस भी जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा। बिल्कुल तो सही। इसलिए अपना आप बचाना ज़रूरी है। इन कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों और इन अदालतों के ऊपर एतमाद करना गलत हो। अच्छा मियाँ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीसीडी को क्या हिदायत दी गई हैं और सीसीडी किस तरह से काम कर रही है? यार ऐसे देखें, मामला ये है कि हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं ना, हुँ। हम कह सकते हैं कि कोई थोड़ा-सा शऊर होता है तो फिर इंसान दूसरों की कहानियाँ सुनता है, दूसरों की बताता है, डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो एक बाशऊर शहरी होने के नाते मैं कभी भी सीसीडी के इक़दामात को सपोर्ट नहीं करूँगा। अच्छा। मावरा अदालत कत्ल हुँ। दुनिया में कहीं नहीं लिखा कि किसी का फैसला एक पुलिस वाला कर दे या मैं कर दूँ या आप कर दें। ठीक है। अगर सीसीडी ने ही फैसले करने हैं लोगों को मारने के, हुँ। तो फिर अदालती निज़ाम ख़त्म करें आप। पुलिस ही सब कुछ करे ना। ठीक है। तो उसमें जो सीसीडी, ये वो डिपार्टमेंट है जो हम बचपन से सुनते आते थे, एक सीआईए बड़ा खौफ होता था कि बिल्कुल सीआईए जी, सीआईए। सीआईए। इससे पहले एक और नाम भी था गलबन इसका, धुरली स्टाफ। धुरली? सीआईए से पहले अच्छा। पुलिस का एक डिपार्टमेंट था, उसको धुरली स्टाफ कहा जाता था। अच्छा। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या इस तरह के जो रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम थे उनके हुँ। खिलाफ कार्रवाई। धुरली ठीक स्टाफ है। से सीआईए, सीआईए से ये आ गए ओसीयू, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। जी। अब ओसीयू को चेंज करके इन्होंने सीसीडी बना दिया। हुँ। अब सीसीडी जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो हमने पढ़े हैं, जो हमें बताया गया है, इतने इख्तियारात तो शायद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास भी ना हो। अच्छा। मतलब ये कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। वो जो जी चाहे वो करें। वो यूनिफॉर्म पहने ना पहने उनकी मर्जी है। वो सिविल कपड़ों में खड़े होके एक गाड़ी वाले को, एक मोटरसाइकिल वाले को रोक के चेक कर सकते हैं। भाई मैं एक आम शहरी हूँ। अब एक बंदा मुझे रोकता है सड़क के ऊपर, मुझे क्या पता ये डाकू है कि पुलिस वाला है, लेकिन उनको ये इख्तियारात दिए गए। ठीक है। उसके बाद जो मारने के तरीकेकार हैं, जिस तरह मारा जा रहा है, यार हम बचपन में कहावत सुनते होते थे कि खरबूजे के चोर को जूते मारे जाते हैं, गोली नहीं मारी जाती। अब तो यहाँ खरबूजे के चोर को भी गोली मारी जा रही है, मोटरसाइकिल चोर भी मारे जा रहे हैं, कार चोर भी मारे जा रहे हैं।
तो इंसाफ का कोई तराजू जो है ना वो बैलेंस नहीं है। तो ठीक मैं है, समझता हूँ इख्तियारात जो है वो किसी के पास होने नहीं चाहिए। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एक तीफी बट की वॉइस जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है कि मेरे घर दा कोई मच्छर नहीं मार सकता, वो फिर गोगी बट है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सीसीडी ने ये कर दिखाया कि जो कहा जाता था? मेरे भाई, एक चीज़ तयशुदा है, हम्म, रियासत से बड़ा बदमाश ना आज तक पैदा हुआ है, ना ना हो, पैदा होगा। बिल्कुल। जब रियासत तय कर लेती है ना कि इसको ख़त्म करना है, रियासत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई खड़ा नहीं हो सकता। हम्म, अभी आप देख लें, यहाँ सियासी तहरीकें ख़त्म हो गई, प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर्स को फांसियाँ हो गई, हम्म, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मार दिए गए, जी, बीच चुनाव पे मार दिए गए, क्या हुआ? अब ये छोटे मोटे बदमाश उठ के कहें कि जी यहाँ मच्छर नहीं मार सकता तो मुझे कौन क्या कर सकता है? हाँ। वो अल्लाह के बंदे, जब स्टेट फैसला करती है तो फिर कोई नहीं रुकता, फिर ऐसे ही मारे जाते हैं। जो क्रिमिनल्स दुबई भाग जाते हैं ये सोच के कि अब नहीं हम पकड़े जा सकते, उन्हें क्या मैसेज दें? देखें, मैं मैसेज तो बुनियादी तौर पर यही है कि एक आम शहरी की तरह हमें एक शरीफ जिंदगी, शरीफ आदमी की तरह गुजारनी चाहिए। गुजारनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ना मैं आपको तंग करूँ ना आप मुझे तंग करें, हम्म, लेकिन ये लोग जब लोगों पर ज़मीन तंग करते हैं तो भागते हैं दूसरे मुल्कों में। अब चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हमारा उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है मुसलमान की तब्दीली का, लेकिन इंटरपोल के ज़रिए बहुत सारे ममालिक से हमारा है। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि वो बच पाएँगे। दूसरा ये होता है कि एक अपनी धरती से बड़ा प्यार होता है इंसान को। वहाँ बिल्कुल। बैठ के ये फिर अब जैसे ये पीटीआई के ऊपर पाबंदियाँ लगी और वो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए, तो मैंने उन लोगों को रोते हुए सुना है कि यार हमें वहाँ जाके जेल में डाल दें, हमें छितर मार लें, हाँ, लेकिन हमें अपने मुल्क वापस आने दें। अपना तो ये कोई अच्छी ज़िंदगी तो वहाँ नहीं गुज़ार रहे होते। हम्म। तो इसलिए ख्वारी से बचने से बेहतर है कि क्राइम छोड़। मियां साहब, आप ये समझते हैं कि सीसीडी के आने से क्राइम पर कंट्रोल पाया गया कुछ? जी एहसन, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक 70% क्राइम डिक्रीज़ हुआ है। 70%? लेकिन ठीक है। हमारा मुल्क को अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, आमीन। इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। ठीक अब है। शॉर्ट टाइम पॉलिसी जो होती है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलते। हम्म, अब जो लोग सामने नज़र आ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, बाकी ठीक जो है। छुप गए हैं, जो ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं, अब जब ये हुकूमत जाती है या ये डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसी चीज़ का कोई पता नहीं कि किस वक़्त कौन सा डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक। या इस डिपार्टमेंट का सरबराह चेंज होता है, ठीक है। तो हर इंसान की एक अपनी सोच है ना। मेरा बहुत सारे पुलिस अफसरों से मकालमा हुआ इस बात पे, तो वो कहते हैं कि यार बंदे मारने का तुम्हारे पास कोई राइट नहीं, हाँ। आप सुहेल जफर चट्टा साहब मार रहे हैं। हम्म, तो तब्दीलियां आ सकती हैं, जब तब्दीलियां आएंगी तो उसके फिर खौफनाक रिजल्ट सामने आएंगे, फिर यूनिफॉर्म को निशाना बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि जिन लोगों के प्यारे मरे हैं हम्म, वो हमारे लिए गंदे होंगे, उनके लिए तो वो प्यारे हैं। तो वो फिर रिवेंज जो है ना, ये क्योंकि हम माजी में भी देखते हैं कि पुलिस एनकाउंटर्स के मुख्तलिफ अदवार पाकिस्तान में चले, तो उसके बाद जब ये दौर ख़त्म होता है तो फिर वो बदला लेते हैं और उसमें यूनिफॉर्म को निशाना बनाते अच्छा, चट्टा साहब की तरफ से कहा जाता है कि चट्टा साहब कहते हैं फुल फ्राई और हाफ फ्राई। हैं। जी, उसमें फुल फ्राई और हाफ फ्राई की ये टर्मिनेट। कोई रेडिंग रखी गई है, फुल फ्राई और हाफ फ्राई, ये क्या? जी, मियां साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ। ये जो फुल फ्राई और हाफ फ्राई की जो इन्होंने टर्म चलाई थी, ये बुनियादी तौर पे साफियों की इख्तरा थी, लेकिन ये कोई पुलिस कोड वर्ड नहीं? जी ये कर रही थी। अच्छा। उसमें ये होता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, हम्म, उसमें एक बंदे ने 6-7 या 4-5 डकैतियां की है, तो ठीक उसको है। हाफ फ्राई कर दिया जाए, उसके घुटने पे हम्म, फायर मारा जाता है अच्छा, ताकि वो माजूर हो जाए, वो आइंदा ठीक। वारदात करने के काबिल ना रहे। ठीक है। दूसरा, फुल फ्राई जो होता है वो जो हम्म, देखा जाता है, ये बड़ी पुरानी पॉलिसी हुकूमत की भी चल रही है कि जब आप एक डाकू है वो दौरान वारदात फायरिंग करता है हम्म, या रेप करता है किसी खातून का, अच्छा। तो उसकी बचत की कोई सूरत नहीं है। अब उसमें ये इजाफा किया गया है कि 12 से ज़्यादा डकैतियों में जो इन्वॉल्व हो उसको फड़का दिया जाए, वो फुल ओके। फ्राई हो जाएगा। हाफ फ्राई वाले यही हैं कि उनके घुटनों में पिस्तौल चला दें। अब जैसे हरासमेंट के केस भी उन्होंने अपने जिम्मे ले लिए हैं, तो हरासमेंट के जो केसेस हैं उसमें वो ये जो चल रही है ना टर्म एक कि नेफे में पिस्तौल चल गए, पिस्तौल जाएगा। ये आपको पता कहाँ से आई है? जी। ये भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जब तय कर लिया ना इन्होंने कि
जो शख्स इस तरह की हरकत करता है हम्म, उसका तौलीदी अज़ा ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो उस सिलसिले में जब ये एएसआई लेवल का एक या सब इंस्पेक्टर लेवल का एक अफसर होता है जो मुकाबला करता है, अच्छा। तो उसमें वो एक तहरीर लिखता है, हम्म, तो वो तहरीर जो है वो आला अफसरान तक जाती है, ठीक है। तो वो फिर साफियों तक भी पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें उसने लिखा कि जी वो फलां नाम का मुलजिम था, उसकी इतला पर ये फलां मुकदमे में मतलूब था कि अच्छा। हमें मुखबर से इतला मिली कि फलां जगह मौजूद है। जब वहाँ हम्म, हम उसको पकड़ने गए तो वो उसने फरार होने की कोशिश की। तो फरार। भागते हुए उसने हमारे ऊपर फायरिंग करने के लिए पिस्तौल निकाला जो उसने अपनी शलवार में उड़सा हुआ था। अच्छा। तो पिस्तौल निकालते हुए नेफे में पिस्तौल चला और उसका तलीदी ज़ाया हो गया। उफ। तो ये वहाँ से चली थी और फिर इस तरह के मामला। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियाँ आबिद साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।